आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। देखिए, बैलेंसिंग, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तक आपको क्या बैलेंसिंग इक्वेशंस या जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन है, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ईजीली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या। देखिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर में स्टेट भी चेंज हो सकती है, गैस भी इवॉल्व हो सकती है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन है क्या बेसिकली, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। आपका खाना पच रहा है, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। आपने सेब काट के रख दिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। दूध फट रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो ये डेली यूज लाइफ के एग्जांपल्स हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब मैंने पहले बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देयर कैन बी अ चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, देखिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब सारे इक्वेशंस या सारे ही जब रिएक्शंस होंगे ये सब चीज़ें ही होनी ज़रूरी है। कोई सा एक हो सकता है और हो सकता है दूसरे रिएक्शन में ये कैरेक्टरिस्टिक शो ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कॉपर में मेरे पास अगर कॉपर सल्फेट है और हमने उसमें आयरन को ऐड कर दिया, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, बना दिया FeSO4। अब ये जो CuSO4 है इसका कलर होता है ब्लू। अब जो FeSO4 बना है इसका कलर हो गया ग्रीन। तो देयर इज अ चेंज इन कलर। सो इट कैन हैपन कि किसी भी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा हो। आप कॉपर को गर्म कीजिए, क्या बनता है, आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है। नाउ दिस इज रेडिश ब्राउन एंड दिस इज ब्लैक इन कलर। तो देयर इज अ चेंज इन कलर। सो हो सकता है कि इनमें कलर चेंज हो रहा हो, लेकिन नॉट नेसेसरी कि सबके अंदर कलर का चेंज आएगा ही आएगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। देखिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है किसी भी रिएक्शन के टाइम में, हो सकता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट है क्या। प्रेसिपिटेट जो है वो एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड है, ये सॉल्ट है, इनसॉल्यूबल सॉल्ट, जो किसी भी रिएक्शन के टाइम में प्रोड्यूस हो सकता है। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की जो रिएक्शन है, आप बेरियम क्लोराइड लीजिए, इसका सॉल्यूशन बनाइए, प्लस साथ में Na2SO4 इसका सॉल्यूशन बनाइए। आपके पास मिलेगा 2NaCl जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस BaSO4। अब ये BaSO4 जो है, आई एम शोइंग बाय डाउनवर्ड एरो, और इक्वेशन में डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि ये जो है प्रेसिपिटेट को शो कर रहा है। इसका कलर होता है वाइट। ये जो BaSO4 है ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये इक्वेशन आपकी NCERT में भी है, और ये इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने लैब में भी किया होगा। एक और एग्जाम्पल है जो NCERT में दिया हुआ है और जिसका जो प्रैक्टिकल किया होगा आप लोगों ने लैब में किया होगा। अगर हम लोग लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करते हैं तो क्या बनता है, PbI2, ये एक प्रेसिपिटेट है, प्लस 2KNO3 ये फॉर्म होगा। ये सॉल्ट है और इसका जो कलर है दैट इज येलो इन कलर। दिस प्रेसिपिटेट इज येलो इन कलर। तो आप ये वाला क्वेश्चन CBSE ने कई बार पूछा है कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में की तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, उसका कलर क्या है, येलो है। अगर पूछा जाए कि वो प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बना है तो वो लेड आयोडाइड का बना है। या ये वाली जो रिएक्शन होगी जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट, देयर कैन बी ए चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है जैसे हमने
H2 लिया, दिस इज अ गैस, साथ में O2 लिया, दिस इज ऑल्सो गैस। ऑल्दो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बट इतना पता है कि कंपोजिशन है वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और इनका जब फॉर्मेशन हुआ तो इन्होंने वाटर को फॉर्म किया, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, अब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा ये टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ एंडोथर्मिक तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उस केस में भी बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक है तो वो रिलीज करेगा, उस केस में टेम्परेचर कम होगा, बिकॉज वो हीट को लूज कर रहा है। एग्जाम्पल इसका है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ क्विक लाइम, इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, जब पेंट किया जाता है, जो रूरल एरियाज में जो पेंट होता है, कलई का जो पेंट किया जाता है वो इसी के, या चूने में आपने वाटर मिलाया, आपके पास जो सोल्यूशन बना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बन गया। नाउ दिस इज स्लेक्ड लाइम एंड दिस इज योर क्विक लाइम। ठीक है, तो साथ में हीट जो है ये रिलीज करता है। यू विल फाइंड कि आप जब इसमें पानी मिलाते हो तो उसमें एफरवेसेंस उठते हैं, बुलबुले उठते हैं उसमें, तो वो जो एफरवेसेंस उठे हैं वो इस वजह से उठे हैं क्योंकि हीट उसमें रिलीज हो रही है। आप किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हो, थर्मल, जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ, आप इसको हीट करें, यानी हीट इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो सकता है। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जिनमें हीट जो है रिलीज हो सकती है या हीट जो है एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो देयर कैन बी द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस जो है वो इवॉल्व हो सकती है। मैं कह दूं आपसे कि कोई भी मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ में कर दीजिए तो यू विल रिसीव सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, या मैं आपको जैसे ये रिएक्शन देता हूँ, CH3COOH की आपने NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कर दी, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये बनाएगा आपका CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसमें ये वाली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है कि वो लाइम वाटर से पास होता है तो उसे मिल्की कर देता है। इसके बारे में बात करेंगे, वो लाइम वाटर से जो पास किया जाता है तो क्यों उसको मिल्की कर देता है। देखिए, अगर ये कैल्शियम और जो हमारे पास ये है स्लेक्ड लाइम, या आप इन सिंपल वर्ड इट इज लाइम वाटर, इससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट दैट इज फॉर्म, और यही रीज़न है कि क्या इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पेंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, कहाँ से मिली इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एटमॉस्फेयर से, उसके साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया ही क्यों जाता है। सो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अ केमिकल इक्वेशन is balanced in accordance with law of conservation of मास। इसके अकॉर्डिंगली का जो ये आपने 9th में पढ़ा होगा, जो ये कहता था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे हमारे पास रिएक्शन दी हुई है ये Fe प्लस H2O, दिस गिव्स
Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर जो है हम लोग एटम्स बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर Fe3 है, तो हम लोग जो भी चीज़ लगाएंगे वो प्रीफिक्स में लगा सकते हैं। प्रीफिक्स यानी कि पहले लगा सकते हैं, बीच में या बाद में कुछ भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते। आप इसको Fe3 नहीं लिखेंगे, इसको आप 3Fe लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे H2 तो अभी ठीक है, बट O जो है 4 है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे कम से कम 4 लगाना पड़ेगा। बट वाटर के साथ में 4 लगाने का मतलब है हाइड्रोजन, आपके टोटल एटम हाइड्रोजन के 8 हो गए, जो मुझे बैलेंस करने पड़ेंगे। ये आ जाएगा 4H2, ये एक गैस बनेगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनको आपको बैलेंस करना होता है। सिंपल है बैलेंस करना। आपको केवल टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखने दोनों साइड में कि हाँ वो बराबर हैं या नहीं, तभी मास जो है बराबर आएगा। ठीक है। और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन is also known as skeletal equation। तो इसलिए ज़रूरी है हमको इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन होता है, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके, उस रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो आपके पास रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा। ये किसका टाइप है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने वाटर से रिएक्ट कराया, क्या बना आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। वाई? बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एक बार बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, वाई दिस रिएक्शन Mg plus O2 is giving 2 MgO. Why this reaction is a combination reaction? Because single product is formed. I hope ये आपको क्लियर होगा। अब सिंगल प्रोडक्ट इज द की वर्ड, यू कैन अंडरलाइन दिस। अंडरलाइन करने का फायदा ये है कि बोर्ड में चेकर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको आंसर के पढ़ने में। उसको आप अगर आप कीवर्ड को अंडरलाइन कर देंगे तो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद में आती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। अपोजिट क्या? हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। यहाँ होता है एक रिएक्टेंट और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। सो अ सिंगल रिएक्टेंट breaks into two or more प्रोडक्ट। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये भी अलग अलग टाइप्स की होती है। इसमें पहली आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हुआ है, पहली आएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज हैपनिंग ड्यू टू हीट। डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू हीट। और जितनी भी थर्मल रिएक्शंस हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन are endothermic
in nature. Why in endothermic in nature? Because heat is provided. एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट प्रोवाइड करता हूं तो हमारे पास मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। दूसरी जो डिकम्पोजिशन है वो हो सकती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब देखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो वर्ड जहां पर आ जाता है इसका मतलब है दैट इज रिलेटेड टू सनलाइट। तो अगर डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है ड्यू टू सनलाइट, डिकम्पोजिशन is occurring due to sunlight, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल में आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड HNu इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये डिकम्पोज हो जाता है Ag और क्लोरीन गैस में। तो AgCl इज अ वाइट कंपाउंड, वाइट सोल्यूशन, ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज AgBr के साथ में भी होती है। बोथ आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो 2Ag प्लस Br2 बोथ आर यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो इसकी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है दे आर ऑफन स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। वाई? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तीसरा टाइप का डिकम्पोजिशन जो है वो आएगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो नाम से पता लग रहा है डिकम्पोजिशन जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जब आप NaCl पे इलेक्ट्रोलिसिस करें तो आपको एक इलेक्ट्रोड पे Na प्लस मिलेगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे Cl माइनस मिलेगा। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस करंट की वजह से हो रहा है, अगर डिकम्पोजिशन करंट की वजह से हो रहा है तो दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, और उसका एग्जांपल ये हो जाएगा। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही टाइप की जो रिएक्शन होती हैं इनका क्या नाम बेसिस जो होता है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मीन्स कि वो दूसरे एलिमेंट को के कंपैरिजन में कितने रेडिली रिएक्ट कर जाएंगे। जो जितना तेजी से रिएक्ट कर जाएगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कुछ इस टाइप से है जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी कैल्शियम, मैग्नीशियम, केयरलेस जेब्रा, केयरलेस a zebra, aluminium, zinc. Instead, try learning how copper saves gold. This is the पैराडी जिससे कि आप लोग याद कर सकते हो। अब प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, दिस इज एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो। ये मेटल्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। अब नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं दोज आर लेस रिएक्टिव देन द एलिमेंट्स विच आर ऑन द अपर साइड। सो अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ में आयरन की रिएक्शन कराई थी तो इसने जो कलर चेंज हुआ था, कलर चेंज में मैंने बताया था, इसने इसको इसलिए डिस्प्लेस कर दिया था कि बिकॉज Fe जो था कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसने उसको हटाकर खुद फेरस सल्फेट बना दिया। वेयर एज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फेरस सल्फेट का कंपाउंड है, मैं उसमें कॉपर डालता हूँ तो उसका कुछ भी नहीं होगा हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। और ये जो रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी जिनमें कि एक मेटल है
एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। तो एक इसकी जनरल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आती है कि एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेस कर सकता है, ये बना सकता है AB प्लस CB या फिर AC प्लस BB। वो रिएक्टिविटी सीरीज में और आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। एग्जाम्पल इसका मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम सिल्वर को डालते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि सिल्वर जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है, इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट में मैं कॉपर के कुछ सिक्के डाल दूँ, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हमने कॉपर के कुछ सिक्के डाल दिए, तो यहाँ पर हो सकता है कॉपर नाइट्रेट ये फॉर्म कर देगा और जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनके ऊपर और कॉपर कॉइन्स हैं उनके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। दे विल हैव अ शाइनी फिनिश। तो रीज़न उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद में आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिएक्टिविटी सीरीज पे आती है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, यहाँ दोनों ही कंपाउंड होते हैं। तो इसकी जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है, AB प्लस CD ये बनाएगा AC प्लस BD, या फिर आप बना लीजिए AD प्लस BC। जिस टाइप की रिएक्टिविटी सीरीज होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, इसमें चाहिए होगा तो रिएक्शन होगी। तो जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, दोज आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने पहले भी लिखी थी, एक बार फिर से लिख देता हूं। अगर आपके पास लेड नाइट्रेट है, आपने उसकी जो रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करा दी, तो यू विल गेट लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, साथ में इसके 2KNO3 जो है वो प्रोड्यूस होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके पास बेरियम क्लोराइड, ये भी मैंने आपको प्रेसिपिटेट की में ही बताई थी, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम सल्फेट के साथ में करा दी है, तो बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4 जो कि वाइट कलर का अगेन प्रेसिपिटेट है। ये तो जितने भी जनरली प्रेसिपिटेट रिएक्शंस जो होती हैं ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद में रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि जो हीट है, हीट इज रिलीज्ड रेस्पिरेशन या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, this gives calcium hydroxide plus heat. So this is an example of C6H12O6 glucose प्लस ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि आप उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। जनरली जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनमें हीट प्रोवाइड करी जाती है। जैसे हम लेड नाइट्रेट को अगर हीट करें तो हमको मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, इसकी वजह से व्हाट यू विल सी ब्राउन फ्यूम्स इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। या अगर मैं बात करूं कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो आपके पास बनेगा Fe2O3
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसको हीट करने में बनेंगे। तो जितनी भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएंगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, वो ज़्यादातर एंडोथर्मिक ही होती हैं। एक्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड किया जाता है या फिर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा या हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे हम मैग्नीशियम को अगर बर्न करते हैं तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या मैं कॉपर को हीट करता हूँ तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है या हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है, उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन हटेगी, ऑक्सीजन हटेगी या फिर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाएगी, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं साइमल्टेनियसली, उसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो बना उसको हमने हाइड्रोजन गैस से पास कराया, तो ये जो करेगा यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ में ऐड कर लेगा, दिस इज Cu प्लस H2O। तो आपको कॉपर ऑक्साइड, एक एलिमेंट है X जो कि हीट करने के बाद में Y बनाता है, अगर मैं Y से गैस को पास करता हूँ जो कि पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है तो मेरे को X दोबारा से मिल जाता है, उसमें ये रिएक्शन लिखी जा सकती है। जहाँ पर भी पॉप साउंड आ रहा है आंख बंद करके उसे हाइड्रोजन लिख दो। इसके बाद कोरोजन, कोरोजन जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट XH2O, डॉट में H2O लगा है, इसकी वजह से ये पूरा सॉल्ट जो है या कंपाउंड जो है ये लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाएगा, दीज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी कंपाउंड में, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है इट इज नोन एज रस्ट, और जो रस्ट है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन कोरोजन। कोरोजन को हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। बाकी कोरोजन और भी मेटल्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर बेसिकली दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से ही उस कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो ये उसका एग्जांपल हो गया। दूसरा सिल्वर ब्लैकिश क्यों हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। तो सिल्वर सल्फाइड जो है उसकी वजह से ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। और कोरोजन अगर आयरन में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रस्टिंग। रस्टिंग होने के लिए उसको वाटर मॉइस्चर भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में खाली टेस्ट ट्यूब के अंदर लोहे की कील डाल रखी है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में पानी भी भरा हुआ है, कील डाल रखी है, लेकिन ऊपर से तेल भी डाल दिया तो वो उसको ऑक्सीजन को मूव करने में दिक्कत पैदा करेगा, वहाँ पर भी रस्टिंग नहीं होगी। तीसरा है पानी भर रखा है और तेल नहीं डाल रखा, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन ईजीली मूव कर सकती है, उसको मिल जाएगी और वो जो उस टेस्ट ट्यूब में जो कीलें पड़ी हुई हैं वो रस्ट हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ी है, थोड़ा बहुत कोरोजन के बारे में पढ़ा है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है।
आई होप कि सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, और आपको ये वाला चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।